हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सब ठीक ही होंगे। बच्चों, आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, मैं हूँ राजीव प्रसाद। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर मैथ्स में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। या इसे ही हम लोग कहेंगे रूल्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के गुण या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के नियम, वो कौन कौन सा रूल्स है जिसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए लिखिए पहला रूल, इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स डी एक्स। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उस कांस्टेंट को इंटीग्रल साइन से बाहर कर सकते हो। कुछ इस तरह के इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। फिर हमें लेना है एफ एक्स का इंटीग्रल। ओके, किसी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो आप उसे इंटीग्रल साइन से बाहर ले सकते हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है के शुड बी कांस्टेंट। के क्या होना चाहिए जी? ये कांस्टेंट होना चाहिए। के कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, मान लेते हैं 2x⁵ dx। कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है। हम यहाँ देख पा रहे हैं 2 है कांस्टेंट और वो x⁵ यानी इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो 2 को हम लोग इंटीग्रल साइन से बाहर कर लेंगे। फिर हमें इंटीग्रल लेना है किसका? x⁵ का। चलिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आपको याद होगा x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है जी? x⁴n+1/n+1। ओके, सो गाइस यहाँ क्या होगा? x⁵ में एक बढ़ जाएगा 6/6 एंड प्लस c। जब भी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल लेंगे हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखना ही होगा। तो यहाँ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, वेरी इजी। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का x⁵ प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जी। इंटीग्रल 5/x dx। यहाँ फिर हमें दिख रहा है 5 कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रल साइन से बाहर कर सकते हैं। जब 5 बाहर आएगा तो रहेगा यहाँ 1/x dx। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? log ऑफ mod x। सो फाइनली दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ mod x। यहाँ बेस ई छुपा हुआ है। सो गाइस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में जोड़ना है। दिस इज द आंसर। और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रल 2/x² dx। अगर ऐसा रहे, अगेन यहाँ हमें दिख रहा है कि 2 क्या है जी? कांस्टेंट है। तो 2 को आप इंटीग्रल साइन से बाहर कर सकते हो। फिर यहाँ क्या बचेगा? 1/x² dx। फाइनली हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं x⁻⁻2 dx। ओके, अब इसका इंटीग्रल वैल्यू के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। सो फाइनली ये पावर बन जाएगा, n के जगह आया है 2 इंटू फार्मूला होता है x⁻, इसमें से एक बढ़ जाएगा तो -2 में अगर एक बढ़ेगा तो ऑब्वियसली -1 और बाय -1। और साथ ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c देना है हमें। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं -2/x + c। दिस इज आंसर। इस माइनस को हमने क्या किया? 2 के साथ लिखा। ये जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको नीचे लेके आया। ठीक है,
कुछ इस तरह बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट रूल है हमारा, चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए, इंटीग्रल एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। अगर दो फंक्शन समेशन में है, चाहे प्लस में रहे या माइनस में, तो आप इस तरह लिख सकते हो, इंटीग्रल को बांट सकते हो। एक बार इंटीग्रल इसका लेना है, सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। इंटीग्रल एफ एक्स का लेंगे, इसके साथ डी एक्स आएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस देना है। देखो प्लस माइनस लिखने का मतलब, यहाँ अगर प्लस दिया हुआ रहे तो यहाँ भी प्लस यूज करना है, अगर यहाँ माइनस रहे तो यहाँ भी माइनस यूज करेंगे। ओके, फिर इंटीग्रल साइन जी एक्स के साथ आएगा। चलिए तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, सपोज करिए e टू दी पावर x प्लस सेक स्क्वायर एक्स है dx। हम क्या कर सकते हैं जी, इंटीग्रल साइन को बांट सकते हैं। एक बार इंटीग्रल हमें e टू दी पावर x का लेना है, प्लस यहाँ dx आएगा इसके साथ, प्लस तो फिर प्लस, फिर इंटीग्रल साइन इसके साथ लेना है, सेक स्क्वायर एक्स के साथ, इसके साथ भी dx देना है। ओके, e टू दी पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e टू दी पावर x। जैसे हमने यहाँ इंटीग्रल वैल्यू लिया तो इसके साथ क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लेते हैं c1 है, प्लस तो प्लस, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, tan x, तो यहाँ tan x आएगा। अब यहाँ भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें यूज़ करना है, चलो मान लेते हैं वो c2 है। तो इस आंसर को फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर x प्लस tan x। ये जो दोनों कांस्टेंट इसको हम एक साथ रख लेते हैं। अब इसी चीज़ को फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये जो c1 प्लस c2 दो अलग अलग कांस्टेंट है, जब ये जुट जाएगा तो जुटने के बाद जो भी आएगा वो भी एक कांस्टेंट होगा, तो इन दोनों के बदले हम एक कांस्टेंट c लिख सकते हैं। तो अब देखो आगे जब इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमको बार बार अलग अलग कांस्टेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे एक ही कांस्टेंट c का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना लिखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू दी पावर x dx। चलिए यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं जी, इंटीग्रल साइन को बांट सकते हैं। तो इंटीग्रल साइन एक बार आएगा एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ भी dx आएगा इसके साथ, माइनस फिर इंटीग्रल साइन 2x के साथ dx यहाँ भी लेना है। अब बताओ इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा, x³/3 माइनस, अब हमें देखो यहाँ c1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम सीधे c का उपयोग करेंगे, माइनस 2 टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, तो आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करना है। a टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, a टू द पावर x बाय लॉग ऑफ a। ओके, तो 2 टू द पावर x का इंटीग्रल होगा 2 टू द पावर x बाय लॉग ऑफ 2। देखो यहाँ a था, a के जगह यहाँ कांस्टेंट कौन आ गया, 2। ओके, a के जगह जो भी आएगा यहाँ कांस्टेंट ही आ सकता है। सो फाइनली हम लोग एक c लिख सकते हैं एंड दिस इज द आंसर। चलिए इतना नोट कीजिए। देखो यहाँ बेस लॉग का क्या होगा जी, e होगा। अगर लॉग इस रूप में लिखा हुआ और बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा आपको समझना है कि वहाँ बेस क्या है, e है। Write down all this. चलिए
हम लोग इन जनरल एक रिज़ल्ट ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर ऐसा रहे इंटीग्रल k1 f1x प्लस माइनस k2 f2x प्लस माइनस k3 f3x प्लस माइनस डॉट डॉट प्लस माइनस kn fnx dx। अगर इस तरह का कहीं प्रॉब्लम दिख जाए तो वहाँ हम लोग किस तरह इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करेंगे, वहाँ रूल क्या होगी। तो देखो वेरी सिंपल, यहाँ जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर है सभी समीशन में है, तो आप इंटीग्रल साइन को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सबके लिए बांट सकते हैं। तो एक बार इंटीग्रल इसका लेना है, तो ध्यान दो जब आप इसका इंटीग्रल लोगे तो इसके साथ भी dx आएगा, और साथ ही देखो इस फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट k1 मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हम लोग सीधे बाहर कर सकते हैं। तो जब इंटीग्रल इसका लेना है तो ये k1 इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। ओके, दिस विल बिकम f1x dx प्लस माइनस यहाँ से k2 बाहर आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रल लेना है f2x। ओके, फिर प्लस सॉरी यहाँ dx आएगा, फिर प्लस माइनस जब इंटीग्रल साइन इसके साथ आएगा k3 को बाहर लिखेंगे, फिर इंटीग्रल लेना है f3x का dx। ओके, प्लस माइनस और लास्टली क्या है जी, kn बाहर होगा, इंटीग्रल लेना है हमें fnx dx का। तो देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज़ का ही क्या है, कॉम्बिनेशन है। अभी अभी हमने जो फर्स्ट और सेकंड रूल पढ़ा उन दोनों रूल का ही क्या है, कॉम्बिनेशन है यहाँ। ओके, चलिए इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आइए, पहला एग्जाम्पल, अगर कुछ इस तरह का चीज़ दिया हुआ रहे x² माइनस 5 रूट एक्स प्लस प्लस 1/x माइनस x⁻⁻5 dx, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीज़ें सभी समीशन में, तो हम लोग इंटीग्रल साइन को बांट सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एक बार इंटीग्रल साइन इसके साथ आएगा dx माइनस, देखो जब इंटीग्रल साइन इसके साथ लेंगे 5 कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो इंटीग्रल हमें किसका लेना है, √x dx, फिर प्लस इंटीग्रल 1/x का लेंगे dx, फिर माइनस इंटीग्रल हमें x⁻⁻5 का लेना है। तो इस तरह हम लोग अगर इस तरह की जितनी भी टर्म्स रहेंगे, अगर सभी टर्म्स समीशन में है तो आप इंटीग्रल साइन को बांट सकते हो। ओके, चलिए यहाँ मान निकाले, क्या मान आएगा जी, x⁻2, तो 2 में से एक बढ़ जाएगा 3/3 माइनस 5, इसका क्या करें, तो √x है, √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2 लिख सकते हैं dx, प्लस 1/x का इंटीग्रल सीधे log ऑफ x mod x, log ऑफ mod x, माइनस यहाँ -5 में से 1 बढ़ जाएगा तो दिस विल बी -4/-4। ओके, एंड नाउ आगे क्या होगा जी, ये होगा 5। देखो यहाँ फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है x⁻n वाला, तो हाफ में से 1 बढ़ जाएगा, तो हाफ में जब 1 बढ़ेगा तो ऑब्वियसली 3/2 आएगा, और बाय 3/2 प्लस log ऑफ mod x, इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और फिर ये फाइनली 1/4
एक्स टू द पावर 4 इस तरह लिखाएगा। लास्टली हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c दे देना है। ठीक है, यहाँ हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं किया था, इसलिए बिकॉज इस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू लेना बाकी ही था। ठीक है, तो जब पूरी तरह इंटीग्रल साइन हट जाए तभी हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शो करेंगे। ओके, अदरवाइज आप प्रत्येक टर्म के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शो कर सकते थे, बट कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, उन सब को फिर जोड़ देंगे तो एक कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए बेटर है कि आप एक जनरल कांस्टेंट टर्म c का इस्तेमाल करो। चलिए फाइनली ये x³/3 ये तो पलटेगा, जब ये पलटेगा तो 2 ऊपर आएगा और 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 दूना 10, 10/3 x³ 3/2 प्लस log ऑफ mod x प्लस 1/4 x⁴ प्लस c। देखो यहाँ थोड़ा देख लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 तो नीचे रहेगा ही, ये जो x⁻⁻4 है नेगेटिव पावर पॉजिटिव करने के लिए हम उसको नीचे लेके आएंगे। ओके, तो -4 + 4 बन जाए प्लस छुपा हुआ है। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका आंसर है। तो इस तरह हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कुछ इस तरह का चीज़ रहे ax² + bx + c dx, हमें इसका इंटीग्रल वैल्यू लेना है। तो गाइस वेरी सिंपल, हम लोग इसको बांट सकते हैं इंटीग्रल साइन को, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा चीज़। यहाँ एक कांस्टेंट है उसको बाहर कर सकते हैं, ऑब्वियसली x² dx आएगा, फिर यहाँ से b बाहर करेंगे x dx + c बाहर करेंगे dx। अब बताइए a x² का इंटीग्रल क्या होगा, x³/3 प्लस b x का इंटीग्रल x²/2 यहाँ इंटू होगा, अब प्लस c dx का इंटीग्रल क्या होता है जी x, और साथ ही हमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना है। देखो यहाँ ऐसे तो हम लोग जनरली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c द्वारा दर्शा रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ c जो टर्म है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो हम यहाँ k का इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस विल बी फाइनली a/3 इंटू x³ प्लस b/2 x² प्लस cx प्लस k। दिस इज आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीग्रल a⁻x माइनस 9 cos x प्लस ³ x² dx। चलिए सबसे पहले देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है सभी समेशन में, तो आप इंटीग्रल साइन को बांट सकते हो। एक बार इंटीग्रल इसके साथ आएगा dx, फिर इंटीग्रल हम लोग इसके साथ लेंगे। तो यहाँ देखो जब इंटीग्रल इसके साथ आएगा तो यहाँ 9 कांस्टेंट है उसको बाहर कर सकते हैं, तो इंटीग्रल हमें अब केवल cos x का लेना है। फिर फाइनली इंटीग्रल इधर भी आएगा प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह ³ x², इसको पावर के रूप में लिखना है। तो जब आप पावर के रूप में इसको लिखोगे तो ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और जो यहाँ करनी में है ये नीचे आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं
एक्स टू द पावर 2/3 dx। चलिए, ये तो डायरेक्ट ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ऑफ ए माइनस 9 कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स, प्लस एक्स टू द पावर 2/3 का इंटीग्रल क्या होगा, तो एक्स टू द पावर 2/3 में एक बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली 2/3 में जब एक बढ़ेगा तो ये बन जाएगा 5/3 और अपॉन 5/3 प्लस सी। ओके, फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए माइनस 9 साइन एक्स, ये तो पलट जाएगा, दिस विल बिकम 3/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/3 प्लस सी, दिस इज आंसर। ओके, तो इस तरह हम लोग कोई भी अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर बहुत सारे टर्म्स है और सभी समीशन में है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रल साइन को सेपरेट कर सकते हो, बांट सकते हो। ओके, चलिए लिखिए इतना। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर कुछ इस तरह का चीज़ रहे जैसे k प्लस एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ k कांस्टेंट है। अब k कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है बल्कि प्लस में है, तो अगर ऐसा रहे तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग इंटीग्रल साइन को बांट देंगे। तो ये कुछ इस तरह लिखाएगा, इंटीग्रल एक बार इसके साथ आएगा, फिर डी एक्स भी आएगा, प्लस इंटीग्रल फिर इसके साथ आएगा एक बार एफ एक्स के साथ डी एक्स, कुछ इस तरह। तो इसी चीज़ को फाइनली क्या कर सकते हैं, के कांस्टेंट है उसको तो बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रल के किसका आएगा, डी एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स और प्लस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो हम लोग इस तरह का अगर कहीं भी प्रॉब्लम रहे, ठीक है, किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट समेशन में है, तो इस रूल का हम लोग अनुपालन करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा, √2 माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, हमें इसका इंटीग्रल लेना है। वेरी सिंपल गाइस, इंटीग्रल साइन को बांट देंगे, तो एक बार इंटीग्रल हमें किसका लेना है, 2, इसके साथ dx आएगा माइनस, फिर इंटीग्रल इसका लेना है, तो ये बन जाए कुछ इस तरह। अब देखो 2 तो कांस्टेंट बाहर, बट ये जो dx है, dx का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x माइनस 9 बाहर, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, x³/3, यहाँ इंटू रहेगा प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएगा 3, फाइनली 2x माइनस 3x³ प्लस सी, दिस इज आंसर। ओके, सो ये था हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज।